कक्षा 11 के सभी छात्र एवं छात्राओं को गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को इस क्लास में यानी ये जो भौतिक विज्ञान की जो क्लास है आपकी, आज आपको इस क्लास में अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाया जाएगा। जैसा कि आप खुद ही बोर्ड में देख रहे होंगे कि आपको सारी स्थितियां सिर्फ ऊर्जा से संबंधित दर्शाई गई हैं। तो हमें यह ध्यान देना है कि कल हमने क्या पढ़ा था, यानी पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। पिछले वीडियो में हमने कार्य के बारे में पढ़ा था कि कार्य क्या है, कार्य को किस किस प्रकार के बलों द्वारा संपादित किया जाता है, यानी नियत बल द्वारा कार्य कैसे प्राप्त होता है और परिवर्ती बल द्वारा कार्य कैसे प्राप्त होता है। ये सारी जानकारी हमने पिछले वीडियो में देखी। अब हम लोग आज इस वीडियो में क्या करेंगे, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात जितनी कल थी उससे भी ये ज्यादा है, यानी उससे कहीं कम नहीं है, बल्कि उससे इसका महत्व और भी ज्यादा है। तो ध्यान पूर्वक देखें। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, ऊर्जा किसे कहते हैं, यानी एनर्जी क्या है, ऊर्जा। तो ध्यान दीजिए, ऊर्जा क्या है। ऊर्जा का मतलब है किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है या किसी मशीन द्वारा जो कार्य करने की क्षमता है वही उसकी ऊर्जा है। चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो मशीन हो, उसमें जो कार्य करने की क्षमता है बस हम उसी को ऊर्जा कहते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है। और फिर तो इसके आगे अनेक रूप हैं जिनका तो खैर कोई वर्णन करना इतने लिमिटेड फॉर्म में संभव नहीं है, वो तो बहुत ही बड़ा बृहद प्रारूप है। परंतु फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि जितना आपके सिलेबस में है कम से कम उतना पार्ट आपको अवश्य बताया जाए। तो ध्यान दें, ऊर्जा जैसे हमने पढ़ा कि ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। अब हमने अगली हेडिंग डाली है ऊर्जा के प्रकार। देखिए, ऊर्जा तो हमने बताया कि यह अनेकों प्रकार की है, मगर इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। दोनों को आप लोग ध्यान रखिएगा। गतिज ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। पहली बात, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो परिभाषा इसकी क्या है, किसी वस्तु में उसकी गति यानी मोशन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए, इस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, K बराबर हाफ mv², जहां ये m क्या है, उस वस्तु का द्रव्यमान है जो v वेग से गतिमान है, तभी तो उसकी ये गतिज ऊर्जा है। तो ध्यान रहेगा, गतिज ऊर्जा K बराबर हाफ mv², इसका फार्मूला। अब ध्यान दीजिए दूसरी बात, स्थितिज ऊर्जा क्या है। स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा है किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और सबसे अहम बात, यह जो स्थितिज ऊर्जा है यह धनात्मक भी हो सकती है या ऋणात्मक भी हो सकती है और यह शून्य भी हो सकती है। लेकिन जो आपकी गतिज ऊर्जा है वह कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, ये ध्यान देना, यानी ये कभी ऋणात्मक नहीं होगी। इसका मान धनात्मक होगा या शून्य होगा वेग के शून्य होने पर, परंतु इसका मान कभी भी ऋणात्मक
नहीं होगा। ये आप अवश्य ध्यान रखें। स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र है वो mgh, जहाँ m उसका द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h होगी ऊंचाई। ये वैसे मुख्यतः इस ऊर्जा का सूत्र है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में जब बताएंगे तब हम आपको इस सूत्र के अनुसार इसका डिटेल बताएंगे। तो फिलहाल अभी हमने ये पढ़ा कि गतिज ऊर्जा क्या है और स्थितिज ऊर्जा क्या है। स्थितिज ऊर्जा के बारे में मेन बात यह ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक और शून्य तो हो ही सकती है, लेकिन ये कभी ऋणात्मक नहीं होगी, ये केवल धनात्मक होगी या शून्य होगी। अब ध्यान दें, ये शून्यांकी स्थिति क्या है। ये बड़ा एक नया टॉपिक है इस लेवल में कि ये शून्यांकी स्थिति क्या है। तो ध्यान दें, शून्यांकी स्थिति का मतलब होता है किसी वस्तु की स्वेच्छा से चुनी गई। कैसे चुनी गई? किसी वस्तु की स्वेच्छा से चुनी गई वह स्थिति, किसी वस्तु की स्वेच्छा से चुनी गई वह स्थिति जिसमें उसकी स्थितिज ऊर्जा को शून्य माना जाता है, वही है शून्यांकी स्थिति। देखो ऐसे याद रखना, शून्यांकी का मतलब समझ लेना, शून्य स्थिति का मतलब स्थितिज ऊर्जा, यानी किसी वस्तु की स्वेच्छा से चुनी गई कौन सी? वह स्थिति जिसमें उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या मानी जाए? शून्य मानी जाती है, वही उस वस्तु की शून्यांकी स्थिति होती है। कौन सी स्थिति? शून्यांकी। बहुत आसान, यानी किसी वस्तु की स्वेच्छा से चुनी गई वह स्थिति जिसमें उसकी कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा कैसी मानी जाए? शून्य मानी जाए या शून्य होती है, उसे हम उस वस्तु की शून्यांकी स्थिति कहते हैं। अब आगे ध्यान दें, इसकी शून्यांकी स्थिति के आधार पर स्थितिज ऊर्जा की अभिधारणा क्या है। ध्यान दीजिए, शून्यांकी स्थिति के अनुसार स्थितिज ऊर्जा का मान अगर हमें ज्ञात करना है तो हमें उस कार्य को ज्ञात करना होता है या हमें उस कार्य को प्राप्त करना होता है जिसे शून्यांकी स्थिति से उसकी वर्तमान स्थिति तक लाने में या तो करना पड़ता है और या वर्तमान स्थिति से उसकी शून्यांकी स्थिति तक जाने में प्राप्त होता है। यही कार्य ही उस स्थितिज ऊर्जा को हमें निर्धारित करता है, यानी ये जो कार्य है वही स्थितिज ऊर्जा में बदलता है। तो ध्यान दें, यानी शून्यांकी स्थिति के आधार पर स्थितिज ऊर्जा की गणना हम कैसे करते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा को हमें ज्ञात यदि करना है तो ये ध्यान दें कि या तो हम उस वस्तु को शून्यांकी स्थिति से कहाँ लाएं, उसकी वर्तमान स्थिति तक लाएंगे। अगर लाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा, और यदि वर्तमान स्थिति से उसकी शून्यांकी स्थिति तक जाए तो हमें कार्य प्राप्त होगा। तो दोनों स्थितियों में चाहे कार्य करना पड़े और चाहे कार्य प्राप्त हो, हमें उस कार्य से मतलब है। यही कार्य ही उस स्थितिज ऊर्जा की हमें वैल्यू बताता है। तो ध्यान रहेगा बच्चों, स्थितिज ऊर्जा की अभिधारणा क्या है, यानी इस अभिधारणा के अनुसार हम किसी वस्तु को उसकी शून्यांकी स्थिति से कहां तक ले जाएं, उसकी वर्तमान स्थिति तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, या उसकी वर्तमान स्थिति से उसकी शून्यांकी स्थिति तक जाने में जो कार्य प्राप्त होता है, वही कार्य किसके बराबर होता है? वही कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। चलिए आगे देखते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है। बहुत आसान बात है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है कि जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी तल से कुछ ऊपर ले जाते हैं, जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी तल से कुछ ऊपर ले जाते हैं तो हमें किसके विरुद्ध?
गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध यानी पृथ्वी द्वारा जो उस वस्तु में लगाया जाता है गुरुत्वीय बल, हमें उसके विरुद्ध कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा, जब हम किसी वस्तु को कहां से, पृथ्वी तल से कुछ ऊपर ले जाते हैं, तो हमें पृथ्वी के द्वारा जो उस वस्तु में गुरुत्वीय बल लग रहा है या दो पिंडों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, हमें उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और यही कार्य ही किसके रूप में, जो ये कार्य है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में उस पिंड में या उस निकाय में या उस वस्तु में संचित हो जाता है, जिसे हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो ध्यान रहेगा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु को या किसी पिंड को या किसी निकाय को पृथ्वी तल से जब हम h ऊंचाई तक ले जाते हैं, तो हमें गुरुत्वीय बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यही कार्य ही किसमें, उस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता। तो ये जो सूत्र वहां लिखा था, यहाँ लिखोगे तो अत्यंत उचित रहेगा। और देखिए, ये जितनी भी ऊर्जाएं हैं इन सब का मात्रक जूल है, और ये राशि कैसी होती है, सब अदिश राशियां, चाहे जो हो ये सब अदिश राशि है। अब आपको एक और नई परिभाषा दिख रही है, आदर्श स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। कहे कि आदर्श स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ध्यान दें, ये क्या है, आदर्श स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या है। तो देखो, स्प्रिंग कोई भी हो बच्चों, हम उसको दबाते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है, हम उसको खींचते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है। ध्यान दें, जब हम किसी स्प्रिंग को दबाते हैं तो दबाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा, हम उसको खींचेंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा। यह कार्य जो होता है वह उसकी प्रत्यास्थता के विरोध में होता है। यानी वो स्प्रिंग नहीं चाहती कि हमें कोई दबाए या हमें कोई खींचे, यानी हम उसकी प्रत्यास्थता के विरुद्ध कार्य करते हैं। तो जो यही कार्य है वही उस स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो ध्यान दें, इसकी परिभाषा कैसे बताएंगे कि जब हम किसी आदर्श स्प्रिंग को दबाते हैं या खींचते हैं तो हमें उसकी प्रत्यास्थता के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। यही कार्य उस स्प्रिंग में किसके रूप में, स्थितिज ऊर्जा यानी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो ध्यान रखना, प्रत्यास्थता तो आपने पढ़ी ही होगी कि किसी वस्तु का वह गुण है ये जो या जिसके कारण वह अपनी अवस्था में होने वाले या आकार में होने वाले या आकृति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उसे हम उस वस्तु की प्रत्यास्थता कहते हैं। तो वही गुण है उस स्प्रिंग में जो दबने या खींचने का क्या करता है, विरोध करता है। बस इसी गुण का जो विरोध करता है, उसी के कारण जो स्प्रिंग में कार्य करना पड़ता है, वही कार्य ही तो उस आदर्श स्प्रिंग की क्या हो जाती है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। आप ध्यान देना, यदि कहीं उस स्प्रिंग का बल नियतांक क्या हो कि, और उस स्प्रिंग को दबाने में या खींचने में विस्थापन क्या हो रहा हो, यक्स, तो आदर्श स्प्रिंग की जो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है U बराबर इसका फार्मूला हाफ के यक्स स्क्वायर ये होता है। जहां के बल नियतांक है, यक्स वो विस्थापन है जिसको उस स्प्रिंग ने प्राप्त किया है दबाने में या खींचने में। तो हमारे लिए फार्मूला हो गया U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, किसका, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का। फिर देखिए ऊर्जा की कुछ अन्य विभिन्न रूप भी हैं, बड़े आसान। ऊष्मीय ऊर्जा क्या है, विद्युतीय ऊर्जा क्या है, रासायनिक ऊर्जा क्या है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है, तो इनके भी बारे में जरा थोड़ा सुनिए। देखो बच्चों, ऊष्मीय ऊर्जा का मतलब तो आप समझते हो कि कोई भी निकाय हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी पिंड हो, सब अणुओं से मिलकर बना है और ये अणु सब आपस में अनियमित गतिकिया करते हैं।
तो ध्यान दीजिए, जब हम लोग नियमित रूप से चलते हैं तब तो टक्कर हो ही जाती है। देखते हो आप यातायात के साधनों में, जब हम लोग रूल से चलते हैं, नियम से चलते हैं, तब तो टक्कर होती ही होती है, और जब वो अनियमित गति करेंगे तब तो लगातार टक्कर होती ही रहेगी। तो वही बात है ऊष्मीय ऊर्जा में कि हम जानते हैं कि प्रत्येक आपका निकाय अणुओं से मिलकर बना है, और ये अणु आपस में अनियमित गति करते रहते हैं, तो ये टकराएंगे। यानी टकराने के दौरान जो इनकी गतिज ऊर्जा है वो जिस ऊर्जा में रूपांतरित होती है उसी ऊर्जा का नाम है ऊष्मीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? ऊष्मीय ऊर्जा। तो ध्यान रखना, यानी अणुओं को जब आपस में अणुओं की क्या होती है, टक्कर, यानी अनियमित गति के कारण, तो उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो जिस ऊर्जा में चेंज होती है, रूपांतरित होती है, उसी को हम ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। और ध्यान दें, इसके बाद विद्युतीय ऊर्जा। ये तो आप जानते ही हो कि आवेश के प्रवाह से या आवेश के प्रवाह के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम विद्युतीय ऊर्जा कहते हैं, या और आसान शब्दों में कि वह ऊर्जा जिसके कारण इन विद्युतीय उपकरणों को चलाया जा सकता है। जैसे ये बल्ब जल रहा है तो किससे जल रहा है? विद्युतीय ऊर्जा से जल रहा है। मोबाइल या कैमरे या हम कहते हैं अन्य जो हमारे घर के फैन है, एसी है, कूलर है, फ्रिज है, ये सब किससे चलते हैं? विद्युतीय ऊर्जा से। तो हम यह भी कह सकते हैं कि वह ऊर्जा जिसके द्वारा इन विद्युतीय उपकरणों को चलाया जा सकता है उसे भी हम विद्युतीय ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा बहुत आसान, रासायनिक पदार्थों में संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक पदार्थों में संचित ऊर्जा को क्या बोलते हैं? रासायनिक ऊर्जा। लेकिन अब आपको ये दो परिभाषा बड़े छोटे स्तर की है। अगर कोई पूछ ले कि ये पैदा क्यों होती है, उत्पन्न क्यों होती है, तो ऐसे बता दे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अणु हैं उनकी, यानी एक अणु तो है नहीं, भिन्न भिन्न अणु होते हैं, तो उन अणुओं की जो भिन्न भिन्न बंधन ऊर्जाएं हैं उसी के प्रभाव से ये रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो क्या बताओगे? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले भिन्न भिन्न अणुओं की जो भिन्न भिन्न बंधन ऊर्जाएं हैं उसी के प्रभाव से ये रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, ये क्या है? ये देखिए दो घटनाएं हैं, एक नाभिकीय विखंडन और एक नाभिकीय संलयन। इन्हीं दोनों घटनाओं के प्रभाव से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय विखंडन में कोई एक बड़ा रेडियो एक्टिव पदार्थ या हम कहते हैं अन्य भी कोई पदार्थ जिसको वहां पर दो या दो से अधिक भागों में विखंडित कर दिया जाता है, वो घटना है नाभिकीय विखंडन। और नाभिकीय संलयन में क्या होता है? इसमें जुड़ना होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक आपके पदार्थ आपस में मिल करके किसी बड़े पदार्थ या दो से अधिक हल्के नाभिक मिल करके किसी बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। तो इसमें विखंडन में टूटना होता है और संलयन में जुड़ना होता है। तो इन्हीं दोनों के प्रभाव से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। आगे सुनिए, एक और हेडिंग पड़ी हुई है, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता। आज आपको इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन चीजें मिलने वाली हैं, तो कृपया देखते रहें, बंद ना करें उसको। तो अब ध्यान दें, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता। तो जब तक ये आइंस्टीन नहीं आए थे मार्केट में, यानी कि ये आइंस्टीन पैदा नहीं हुए थे, यानी पैदा भी हो गए थे तो इन्होंने अपना समीकरण नहीं दिया था, तब तक ये माना जाता था कि द्रव्यमान एक अलग भौतिक राशि है और ऊर्जा एक अलग। लेकिन बाद में क्या हुआ?
द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता जो हुई वो आइंस्टीन ने बताया कि ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। तो कैसे है? यानी द्रव्यमान को ऊर्जा में चेंज कर सकते हैं और ऊर्जा को द्रव्यमान में चेंज कर सकते हैं। यानी आइंस्टीन की जो द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का समीकरण है, इसके अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। और इसके लिए इन्होंने ऐसा नहीं कि केवल कह के छोड़ दिया, समीकरण दिया जिसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। E बराबर mc², जहां m क्या है? द्रव्यमान है, E क्या है? उससे उत्पन्न ऊर्जा है, और C क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसका मान C बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब एक सबसे अंतिम बात है, वो है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ये जानते हो जितने भी संरक्षण सिद्धांत है, मतलब ये संरक्षित है, इनका कभी कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। समझ जाओ वही संरक्षित है। जिनका कोई कुछ ना बिगाड़ पाए, समझ लो वही संरक्षित है। तो वही स्थिति यहाँ पर है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। मतलब ये कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में आप ऐसे बताएंगे, इस सिद्धांत के अनुसार, किसके अनुसार? इस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, बस केवल चेंजमेंट, यानी एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यही है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। यानी सिर्फ रूपांतरण होता है ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में, और इसके अलावा इसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। यानी ये सदैव नियत रहते हैं। हमें खुद पता है, हमने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो भेजा था यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। उसमें हमने आपको ये दिखाया था, इसी चैप्टर का था, इसी टॉपिक में था। लेकिन अब हम उसको दोबारा इसलिए नहीं बताए क्योंकि हम अभी कुछ ही दिन पहले उस वीडियो को आपके पास सेंड किए थे। तो कृपया उसको आप फिर से देखें और उसमें यह ध्यान दें कि किस प्रकार से उसमें सदैव यांत्रिक ऊर्जा का मान नियत रहता है, बस चेंज होता है। कभी गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा में कभी बंटवारा हो जाता है, कभी रूपांतरण हो जाता है, लेकिन कभी भी बदलती नहीं है। यानी वही बात, सिर्फ परिवर्तन होता है, कभी इनको नष्ट नहीं किया जा सकता। तो आज आपको इस वीडियो में बच्चों यहीं तक पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आप इसके आगे का टॉपिक कल आप देखेंगे। तब तक आप लोग इसको विधिवत अपनी कॉपी में तैयार करो, और जो समझ में ना आए उसको आप दोबारा देखें। धन्यवाद।